तो कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में बात करेंगे ITR3 के बारे में। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ऑनलाइन पोर्टल पे इनकम टैक्स का जो फॉर्म 3 है वो कैसे फाइल करना है, उसमें क्या क्या डिटेल आपको कंपलसरी डालनी है, किसको अवॉइड करोगे तो चलेगा, बैलेंस शीट कैसे फिल करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे फिल करेंगे, पूरा इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाने वाला हूँ। मैं ITR3 आपको ऑनलाइन भर के दिखाऊंगा। मैं मेरे क्लाइंट का रिटर्न भर रहा हूँ, तो हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स मेरे क्लाइंट्स में एप्लीकेबल होंगे, कुछ नहीं होंगे। आपके लिए कुछ पॉइंट्स अलग एप्लीकेबल होंगे, तो उसकी चिंता मत करिए। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, तो हम अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गूगल पे आपको सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है। अब इनकम टैक्स की वेबसाइट पे आके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको आपके क्लाइंट का आईडी और पासवर्ड लगेगा, तो आप अपना आईडी और पासवर्ड उस हिसाब से रेडी रखिए। एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत डाल दिया। तो अभी हम लॉगिन हो चुके हैं। अभी सबसे पहले आपको यहाँ पे ई फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक नहीं करना है, सिर्फ आप माउस पॉइंटर को वहाँ पे ले जाइए। उसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे, यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप करंट ईयर का फाइल कर रहे हो तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, ऑनलाइन पे सिलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप बीच में ही अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे थे और बीच में ही अगर आप छोड़ के चले गए हो, तो यहाँ पे नो सेव ड्राफ्ट की जगह आपको आपका जो रिटर्न पहले आपने फाइल किया हुआ भरा हुआ है वो यहाँ पे आपको दिखेगा, और यहाँ पे आपको स्टार्ट रिज्यूम फाइलिंग करके आपको ऑप्शन आएगा। अभी यहाँ पे हम फ्रेश फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करिए। ITR3 सबसे पहले तो इंडिविजुअल और HUF को ही एप्लीकेबल होता है। जो लोग बिजनेस कर रहे होते हैं या कोई प्रोफेशन में होते हैं, या तो उसको किसी प्रकार की कमीशन इनकम आ रही होती है, ये तीन लोगों में आपको ITR3 भरना रहता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, What is a ITR3 form? ITR3 is applicable for individual and HUF having income from profits and gains from business and profession, and person having following income, जैसे कि कमीशन हो गया, LIC का कोई कमीशन है, एजेंट ब्रोकरेज है। अभी यहाँ पे कैरिंग और बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो लोग बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हैं उसको ITR3 एप्लीकेबल है, जिसके अंदर आप ITR3 के अंदर सैलरी इनकम भी ऐड कर सकते हैं, पेंशन इनकम भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम जैसे कि आपने कोई आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, तो वो भी इनकम आपकी ITR3 में कवर होगी, और कैपिटल गेन भी आपका ITR3 में कवर हो जाएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप जैसे कि सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है, FD का इंटरेस्ट है, आप कोई लॉटरी वगैरह जीते हो तो वो सारी इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगी, वो भी ITR3 में कवर होगा। अभी ITR3 का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, जैसे पहले मैं आपको, उससे पहले कि ITR3 हम फाइल करें ऑनलाइन, उससे पहले कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि जनरल ITR3 नॉर्मली 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पार्ट ए, जिसके अंदर जनरल इन्फॉर्मेशन में आपके क्लाइंट की बेसिक डिटेल आएगी, वो क्या बिजनेस कर रहे हैं, उसका नेचर क्या है वो डालना पड़ेगा, और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो हमें फिल करना ही है।
अगर वो प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में है तो। मैन्युफैक्चरिंग अगर आपका है तो मैन्युफैक्चरिंग की डिटेल आपको एप्लीकेबल होगी, तो वो आपको वो पर्टिकुलर ईयर के लिए आपको वो डालनी पड़ेगी। ट्रेडिंग अकाउंट में आप सेल परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह डालोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आप अदर सोर्स की इनकम जैसे कि कमीशन हो गया और आपके सारे जो खर्चे हैं बिजनेस के रिलेटेड वो सारे हम 1 बाय 1 देखेंगे सब। ऐसा चिंता मत कीजिए, सिर्फ यहाँ से यहाँ पे बोल रहा हूँ ऐसा नहीं है, सजाश आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी दे रहा हूँ। अदर इन्फॉर्मेशन में अगर आपको कोई एप्लीकेबल है तो वो डालनी है, अदरवाइज उसको छोड़ देनी है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल पे क्लिक किया और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ITR 3 सिलेक्ट करना है। प्रोसीड विद ITR 3 पे क्लिक कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे ही लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक कंजम्पशन लिमिट। अगर आपको लगता है कि आपके क्लाइंट्स को टैक्स भरने का आ रहा है या भरना ही पड़ेगा तो ही आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज हमेशा आपको अदर्स पे ही क्लिक करके कंटिन्यू करना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, अभी यहाँ पे आपको अदर्स पे क्लिक करके कंटिन्यू करना है। जैसे ही कंटिन्यू करोगे आप यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन का टैब मिलेगा, उस पर आपको कंटिन्यू करना है। इसको आपको शेड्यूल पोर्टुगीज सिविल कोड को कुछ नहीं करना है, उसको एज इट इज स्किप करना है। अभी आपको छोड़ देना है, वो आपको अभी ज़रूरत नहीं है, वो स्पेशल प्रोविज़न है, वो आपको अभी एप्लीकेबल नहीं है। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे एक डिस्क्लेमर दिया गया कि टैक्स पेयर अदर शेड्यूल्स आर नॉट enabled for the given information. It is hereby requested to ensure that information provided is true. हम जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है। कंटिन्यू। अभी यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपके पास 33 शेड्यूल्स है, जो भी शेड्यूल आपको लिए एप्लीकेबल है उसको आप फिल करिए, अदरवाइज उसको स्किप कर दीजिए। अभी यहाँ पे हम स्किप नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंटिन्यू ही करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आपको जनरल इंफॉर्मेशन में सबसे पहला पॉइंट आएगा कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में जाना है या ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना है। न्यू टैक्स रेजिम और ओल्ड टैक्स रेजिम में से कौन सा बेनिफिशियल है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, अगर आप देखना चाहो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल रहेगा उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं जिस क्लाइंट का फाइल कर रहा हूँ उसके लिए उसके केस में न्यू स्कीम या ओल्ड स्कीम दोनों में से कोई भी लूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं अभी यहाँ पे नो करूँगा, मैं ओल्ड स्कीम में ही कंटिन्यू करूँगा। याद रखिए स्मॉल बिजनेसमैन, सैलरीड पर्सन, इसके पास ऑप्शन रहता है हर साल कि न्यू स्कीम में जाए या ओल्ड स्कीम में जाए, तो आपको उसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों को ऑडिट रहता है उनके पास ही एक बार ही ऑप्शन रहता है जो आगे जाके चेंज नहीं हो सकता, लेकिन स्मॉल बिजनेस वाले हर साल चेंज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे। अब मैं ओल्ड स्कीम में ही जा रहा हूँ। अभी देखिए यहाँ पे सबसे पहले आर यू एलिजिबल फॉर बेनिफिट्स, एलिजिबल टू अलाउंसेस बेनिफिट्स नॉट इन द नेचर ऑफ परक्विजिट। तो यहाँ पे ये सारी इंफॉर्मेशन में आपको नो ही करना है। अगर आप बिजनेस रिटर्न फाइल कर रहे हो तो ये आपके कुछ काम का नहीं है, आप सिंपली इसको इग्नोर करिए और यहाँ पे सब में आप अभी देखिए यहाँ पे एग्जाम्पशन क्लेम करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि आपको आप एग्जाम्पशन क्लेम कर रहे हो। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शुरुआत में ही ओल्ड स्कीम सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पे यस कर सकता हूँ। अगर मैंने वहाँ पे यस किया होता, मैंने वहाँ पे नो किया हुआ है यानी कि मैंने ओल्ड स्कीम चुना है, अगर मैंने वहाँ पे 115 BC यानी कि नई स्कीम में सिलेक्ट किया होता, यस किया होता, तो मैं यहाँ पे कोई एग्जाम्पशन क्लेम नहीं कर पाऊँगा। भले ही मैं यहाँ पे अगर यस कर देता हूँ तो लास्ट में मुझे एरर दिखा देगा कि ये आपने सही नहीं किया है, ये आपको एग्जाम्पशन या रिडक्शन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मेरे केस में ऐसा कोई है नहीं अभी एग्जाम्पन, 10(5) का भी एग्जाम्पन या नहीं है मेरे पास,
सैलरी इनकम मेरे पास है ही नहीं तो मैं इसको नो ही करूँगा। अगर आपके केस में है और उसमें कोई एग्जाम्पशन है और अगर आप ओल्ड स्कीम में हो तो यहाँ पे आप यस करके डिटेल यहाँ पे फिल कर सकते हो, जैसे कि डेथ का एग्जाम्पशन है, ग्रेजुएटी का, लीव एनकैशमेंट है, ये सब आपको आपके फॉर्म 16 में मिल जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी क्लाइंट का आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उसका फॉर्म 16 अगर आपके पास है तो आपके फॉर्म 16 के अंदर ये सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, कहीं पे ढूंढने जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे अभी नो कर रहा हूँ और कंटिन्यू कर रहा हूँ। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे फिर से बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत लोग डर जाते हैं कि यार क्या करें इस क्वेश्चन। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़रूरत ही नहीं है। डिडक्शन, अगर मैं ओल्ड स्कीम में हूँ तो यहाँ पे यस कर सकता हूँ। यस करने के बाद यहाँ पे 80G जो आगे जाके आ गया, वहाँ पे आपको 80G के अंदर जो भी डिडक्शन डोनेशन दिया हुआ है उसका आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हो। रिसिप्ट वगैरह, जो रिसिप्ट नंबर है, कौन सी चैरिटेबल ट्रस्ट या कौन से आपने पॉलिटिकल पार्टीज को दिया है, तो वहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। मैं यहाँ पे अभी नो कर रहा हूँ क्योंकि मेरे केस में नहीं है। डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड इन साइंटिफिक रिसर्च कुछ नहीं होता, आपके केस में भी नहीं होगा, तो आप इसको नो कर दीजिए, इसको भी नो कर दीजिए। फिक्स डिपॉजिट नो, कोई डिडक्शन नहीं है। आर यू एलिजिबल क्लेम डिडक्शन 80CCD, अगर आपके पास है तो यहाँ पे यस करके डिटेल अमाउंट डाल दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। अभी मेरे केस में नहीं है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन पेमेंट ऑफ टुवर्ड्स मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो 80D का आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं, जिसकी डिटेल आप आगे जाके फिल करेंगे। अगर आपके क्लाइंट ने उसका खुद का मेडिक्लेम लिया हुआ है, उसके पेरेंट्स का लिया हुआ है, तो वहाँ पे आप उसको यस करके आगे डाल सकते हैं। यहाँ पे मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। 80E, अगर हायर एजुकेशन के लिए आपके क्लाइंट्स ने उसके सन या डॉटर को कुछ पेमेंट किया हुआ है हायर एजुकेशन, तो उसका जो लोन लिया हुआ है उस लोन का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको 80E में मिलेगा। याद रखिए, न्यू स्कीम में आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे अगर है तो यस करके अमाउंट डाल दीजिए और नहीं है तो यहाँ पे नो कर दीजिए। सिंपल, बहुत आराम से जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो बोर मत होइए, फोकस करिए और समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, आराम से। ITR 3 इतना कोई हार्ड रॉकेट साइंस नहीं है, आप आराम से खुद से ही आप फाइल कर सकते हो। अगर आप क्लाइंट हो, किसी को फाइल करने नहीं दे रहे हो, तो भी आप मेरे स्टेप्स फॉलो करके आप खुद अपना रिटर्न भर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सब क्वेश्चन का आंसर कर दिए। 44AD, अगर हम ITR 3 भर रहे हैं तो 44AD का कोई सवाल ही नहीं आता, तो हमें उसका बेनिफिट लेने की जरूरत ही नहीं है। ITR 3 भर रहे हैं तो अगर 44AD का बेनिफिट ही लेना होता है या 44ADA का बेनिफिट लेना होता तो हम ITR 4 ही फाइल करते, ITR 3 क्यों फाइल करते। तो यहाँ पे नो कर दीजिए। ADA में भी नो कर दीजिए। ये सारे प्रेजेंटिव टैक्सेशन का है तो यहाँ पे इसको नो ही करना है। याद रखिए, बिजनेस वाले सेक्शन के अंदर आपको सारे जो क्वेश्चन है उसके आंसर नो ही करने हैं। ये सारे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के पॉइंट्स है जो हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं, उसमें भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, PNL और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट फिल कर रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर भी हो गए, देख लीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे समाप्त होता है। यहाँ पे ओके करिए, अभी बहुत सारा काम बाकी है। यहाँ पे प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद अभी थोड़ा पेज लोड हो रहा है। ओके, लोड हो गया। यहाँ पे आपको देखो नाम दिखाई देगा। मैं यहाँ पे कोई ब्लर या नहीं कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे क्लाइंट का है। अभी बहुत सारे लोग जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हाइड कर देते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। इसके केस में कुछ ऐसा खास हो नहीं सकता। इसको सेव कर दीजिए। आधार नंबर यहाँ पे कंपलसरी है, आपको आधार नंबर यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। मैंने मेरे केस में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव करके रखी है, तो मैं यहाँ से आधार नंबर मेरे क्लाइंट का ले लूँगा, कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट और सेव। आधार नंबर सेव हो गया। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में जो आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं वो डाल दीजिए। फाइलिंग सेक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, जो है एज इट इज़ रहने दीजिए। यहाँ पे अभी एक और बार अगर आप ऑप्शन दे रहा है कि आपको नई स्कीम में जाना है तो नई स्कीम में या तो ओल्ड स्कीम में रह सकते हो, तो यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है।
रेसिडेंशियल स्टेटस आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, रेसिडेंट, अगर आपका क्लाइंट इंडिया में ही रह रहा है, और अगर वो लास्ट 182 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में रहा है तो आपका क्लाइंट रेसिडेंट है, अदरवाइज वो नॉन रेसिडेंट है तो यहाँ आपको 182 वाला ही सिलेक्ट करना है हर बार। बाकी सब कुछ भी अभी देखिए, लोकेटेड इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, तो यहाँ पे आपको फॉरेन एक्सचेंज में कोई कन्वर्टेबल इनकम नहीं है तो उसको यहाँ पे नो कर दीजिए। रिप्रेजेंटेटिव ऐसा कोई नहीं है, यहाँ पे रखना भी नहीं है आपको। डायरेक्टरशिप, अगर आपका क्लाइंट कोई कंपनी में डायरेक्टर है तो यस करना है, अदरवाइज नो करना है। डिटेल्स ऑफ फर्म, अगर आपका क्लाइंट किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है तो यहाँ पे यस करके उसकी पार्टनरशिप फर्म और उसका पैन नंबर डालना है, अदरवाइज नो कर देना है। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स अगर आपके क्लाइंट के पास है तो यस करके यहाँ पे आपको डिटेल्स अटैच करनी है शेयर्स की, अदरवाइज नो। सेव कर दीजिए। ऑडिट इंफॉर्मेशन के अंदर आर यू लायबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर 44AA, तो यहाँ पे हम यस कर देंगे कि भाई हम ITR 3 फाइल कर रहे हैं तो अभी यस करेंगे। डिक्लेयरिंग इनकम अंडर सेक्शन 44AB, नो। ये सारे क्वेश्चन हमें कोई भी इसमें लागू नहीं पड़ेगा, ये सब आप पढ़ सकते हो कि किस किस जो स्पेशल प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल है। नॉर्मल प्रोविजन के लिए हम यहाँ पे नो करेंगे। वेदर ड्यूरिंग द ईयर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ तो यहाँ पे नो कर दीजिए। बुक्स ऑफ अकाउंट भी यहाँ पे अभी यहाँ पे नो ही रहने दीजिए। ऑडिट है नहीं, अगर आपका क्लाइंट का टर्नओवर 1 करोड़ के ऊपर है तो ही आपको यस करना है, अदरवाइज नो कर दीजिए। 92 ये हमें कोई भी ट्रांसफर प्राइसिंग का कोई भी अगर ट्रांसफर प्राइसिंग है तो यस करना है। ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं सिंपली ITR 3 नॉर्मल ITR 3 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे अभी नो ही करेंगे। 92E ऑडिट वाले केस में ही एप्लीकेबल होगा तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू लायबल टू फर्निश ऑडिट रिपोर्ट, नो। इफ़ यू ऑडिट रिपोर्ट ऑडिट अंडर अदर देन इनकम टैक्स, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे नो करके सेव कर दीजिए। बैंकिंग डिटेल आपको क्लाइंट की डालनी रहेगी, जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल डली हुई है तो मैं सिंपली यहाँ पे रिफंड के लिए यहाँ पे इसको टिक कर दूंगा कि अगर मेरे क्लाइंट के केस में, अगर आपके क्लाइंट के केस में रिफंड एप्लीकेबल है, अगर रिफंड बन रहा है तो किस बैंक में आना चाहिए तो आप यहाँ पे टिक कर दीजिए। मेरे केस में यहाँ पे जैसे मैं देख सकता हूँ कि ये अकाउंट नंबर मैच हो रहा है लास्ट में 6797, तो यहाँ पे 6797 हो गया। कंफर्म करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे ये कंफर्म हो चुका है। जनरल इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट आपका खत्म हो गया। नेचर ऑफ बिजनेस में आप क्लिक कीजिए। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट है, आपका क्लाइंट क्या बिजनेस करता है, वो सबसे ज़रूरी बात है। तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत है, जो भी आपका क्लाइंट बिजनेस कर रहा है उसका कुछ भी नाम डालिए यहाँ पे। जैसे कि आपका क्लाइंट टेक्सटाइल बिजनेस में, तो आप यहाँ पे टेक्सटाइल लिखेंगे तो यहाँ पे टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर या रिटेल सेल है, तो इसमें से आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपका क्लाइंट कुछ भी किसी भी फील्ड में अगर काम कर रहा है तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से कोई भी आप ऑप्शन जो भी आपके क्लाइंट को एप्लीकेबल है वो यहाँ पे आप क्लिक करें। मेरे क्लाइंट के केस में भी कमीशन इनकम है तो मैं यहाँ पे जनरल कमीशन एजेंट वाला सिलेक्ट कर लूँगा। नाम यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर वो आपके क्लाइंट ने आपको बोला है कि मेरे केस में आप ये नाम डाल देना तो आपको वो डालना है, अदरवाइज आप जो भी क्लाइंट का नाम है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखिए कि क्लाइंट का नेम पैन कार्ड के हिसाब से ही होना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऐड करके कंफर्म कर दीजिए। तो ये आपका सेकंड टैब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा लोडिंग होगा इंफॉर्मेशन सेव होने के लिए। अभी बैलेंस शीट मेन जो काम हमारा है वो अभी यहाँ पे हम फिल करेंगे। बैलेंस शीट फिल करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपका क्लाइंट का ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से स्टार्ट करना चाहिए। बैलेंस शीट आप बाद में फिल करिए। तो मैं आपको यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में ट्रेडिंग अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे डिटेल फिल करनी है वो आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं। जस्ट अ सेकंड।
ओके, सो ट्रेडिंग अकाउंट अभी ओपन हो चुका है यहाँ पे। अभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जैसे ही आप ऐड डिटेल करोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स, तो आपके क्लाइंट का जो भी, अगर आपका क्लाइंट गुड्स के अंदर डील कर रहा है तो आपका क्लाइंट का यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स का वैल्यू एडिट करके यहाँ पे डाल देना है। याद रखिए कि सेल ऑफ गुड्स का जो वैल्यू है वो आपके क्लाइंट का जीएसटी का जो डेटा है पूरे साल का उसके साथ मैच होना चाहिए। अगर उसके साथ मिसमैच हुआ तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ सकती है। तो याद रखिए कि यहाँ पे दोनों सेम होना चाहिए, जीएसटी का जो टोटल टर्नओवर है, क्योंकि हम हर महीने जीएसटी फाइल करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि पहले जीएसटी रिटर्न सारे गवर्नमेंट के पास चले गए, उनके पास डेटा चला गया है, तो उसको आप यहाँ पे जीएसटी का जो डेटा है उसके साथ ही यहाँ पे डालिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर सेल ऑफ सर्विसेज है तो सेल ऑफ सर्विसेज यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आपका क्लाइंट एजेंट है, उसका कमिश्नर है, तो वो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं सेल ऑफ सर्विसेज के तौर पे। जैसे कि प्रिंसिपल सेल माल लेकर वो आगे सेल कर रहा है और बीच में अपना थोड़ा कमीशन चार्ज कर रहा है, तो वहाँ पे एक प्रकार से सेल ऑफ सर्विस हो गया। तो वहाँ पे यहाँ पे आप सेल ऑफ सर्विसेज में भी डाल सकते हो, या तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर्स में भी कमीशन इनकम वहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैंने किया हुआ है, मैं यहाँ पे एंटर नहीं कर रहा हूँ। ऑपरेटिंग रेवेन्यू अगर आपका कोई अदर इनकम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो और यहाँ पे सेव कर सकते हो। सेव करने के बाद ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन यहाँ पे आ जाए। अगर प्रोफेशन है तो यहाँ पे आप ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन भी डाल सकते हैं। प्रोफेशन यानी कि कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज आपका क्लाइंट प्रोवाइड कर रहा है, गिटार क्लासेस है, डांस क्लास है, तो एक प्रकार से वो प्रोफेशन हो गया, और यहाँ पे आप एंटर कर सकते हो। डिविडेंड्स एंड टैक्सेस रिसीव्ड रिसीवेबल इन गुड्स सर्विस सोल्ड सप्लाइड, इसमें आप यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस एंड सेव्स रिसीव्ड और रिसीवेबल, जैसे कि टीसीएस हो गया, तो टीसीएस अगर होगा तो आपका क्लाइंट ऑडिट के अंदर ही होगा। तो अगर ऑडिट केस में है तो यहाँ पे आपको ऑडिट लानी है, अगर ऑडिट के केस में नहीं है तो आपको यहाँ पे सिंपली इग्नोर कर देना है और यहाँ पे ऐड कर देना, बस। तो ये हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू यहाँ पे फिल कर देनी है, और डेबिट क्या में आपको यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल देना है। जो प्रीवियस ईयर में जो क्लोजिंग वो वही यहाँ पे ओपनिंग डालना है। याद रखिए परचेसेस जो आपके क्लाइंट की जीएसटी के साथ मैच होनी चाहिए, खास ध्यान रखिए, वही आपको यहाँ पे डालनी है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे ऊपर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपको कैरीज इनवर्ड पेट्रोल या फ्यूल, पावर फ्यूल यानी इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल का खर्चा जो भी आ गया, अदर डायरेक्ट एक्सपेंस जो भी हो, जो आपके क्लाइंट के बिजनेस से डायरेक्ट रिलेटेड है, वही एक्सपेंस आपको यहाँ पे डालने हैं। बाकी सारे एक्सपेंसेस आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालने हैं, यहाँ पे नहीं डालने हैं। ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पॉइंट आपको इग्नोर करना है अभी के लिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड मैन्युफैक्चर अकाउंट, वो यहाँ पे अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो वहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे फिगर आ जाएगी, आपको यहाँ पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका मेरे केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए मैं दोस्तों मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, वरना मैं आपको फिल करके ही दिखाया था। तो ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेरे केस में एप्लीकेबल है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा डिटेल्स जो भी मेरे रिलेटेड है। अभी जैसे मैंने बताया मेरे क्लाइंट के केस में कमीशन है, तो मैं यहाँ पे सिंपली कमीशन इनकम डालने वाला हूँ। जैसे कि मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है डेटा, तो मैं उसी में से डाल दूँगा। यहाँ पे मैंने 4,96,623 रुपये, 4,96,623 रुपये मेरे क्लाइंट का जो कमीशन है वो यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया। डिविडेंड इनकम अगर का आपके केस में है तो वो डाल दीजिए, इंटरेस्ट इनकम डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड सेल ऑफ फिक्स एसेट, अगर आपके क्लाइंट की कोई एसेट थी उसने बेची है और उसमें प्रॉफिट हुआ है आफ्टर डेप्रिसिएशन, मान लीजिए कि आपके क्लाइंट की कोई 50,000 की कोई मशीनरी थी, उसने 4 साल यूज़ किया, तो 4 साल का डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू आई है 20,000 रुपये, उसने 25,000 में बेच दी, तो 5,000 का प्रॉफिट आपको यहाँ पे एंटर कर देना, सिंपल। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज़ अगर है तो यहाँ पे डाल दीजिए, सेल ऑफ अदर इन्वेस्टमेंट वो डाल दीजिए, जो भी आपको एप्लीकेबल डालिए। अगर एग्रीकल्चर इनकम है, बहुत सारे क्लाइंट के केसेस में होती है, तो एग्रीकल्चर इनकम एक एग्जेम्प्ट इनकम होती है जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। तो जितनी भी एग्रीकल्चर इनकम जेन्युइन है तो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। अदर इनकम में आप यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट डाल सकते हो,
तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो। मेरे क्लाइंट के केस में भी बहुत नॉमिनल इनकम है, यहाँ पे मुझे डालूँ या ना डालूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड मैंने एंटर कर दिया, आपके केस में जो भी हो वो डाल दीजिए। डेबिट साइड पे यहाँ पे डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एड डिटेल्स पे क्लिक करिए। फ्रेट आउटवर्ड यानी कि जो भी वो बोलते हैं ना ट्रांसपोर्टेशन, माल भाड़ू, वो सब यहाँ पे डालना है। कंजम्पशन, स्टोर, स्पेयर पार्ट जो चार्जेस है वो यहाँ पे डालने हैं। पावर एंड फ्यूल में याद रखें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और पेट्रोल डीजल का खर्चा यहाँ पे कंबाइन होगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को अलग से नहीं डालना है, वो यहाँ पे कंबाइन करके ही डाल देना है। अगर वो तो डाल दीजिए। मेरे क्लाइंट के केस में ऐसा नहीं है क्योंकि उसका बिजनेस ही ऐसा नहीं है जहाँ पे पावर एंड फ्यूल का यूज होता हो। रेंट अगर आपका क्लाइंट पे कर रहा है तो रेंट यहाँ पे डाल दीजिए। याद रखिए कि रेंट अगर 2,40,000 के ऊपर है तो आपके क्लाइंट को TDS डिडक्ट करना आ सकता है, लेकिन वो ऑडिट के केस में आएगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेबल नहीं आएगा। रिपेयर्स टू बिल्डिंग या रिपेयर्स टू मशीनरी अगर किया है क्लाइंट ने तो यहाँ पे डाल दीजिए। कंपेंसेशन टू एम्प्लॉय, सैलरी आप दे रहे हो, अगर कोई लड़का रखा है क्लाइंट ने कोई काम करने के लिए तो यहाँ पे डाल दीजिए। मेरे क्लाइंट ने रखा हुआ है तो 60,000 सैलरी पे की हुई है तो मैं यहाँ पर 60,000 डाल देता हूँ। रीइंबर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंस, लीव एनकेशमेंट, लीव ट्रैवल बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन टू सुपरएनुएशन फंड, ये सब बड़े बड़े क्लाइंट को एप्लीकेबल होता है, छोटे बिजनेस वाले को एप्लीकेबल नहीं होता है। तो याद रखिए मैं इस केस में बिना ऑडिट वाला ITR फील कर रहा हूँ, तो बिना ऑडिट वाले ही इस वीडियो को प्रीफर कीजिए। अगर ऑडिट वाला रिटर्न भरना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी आप ये सब इग्नोर कीजिए और वेदर कंपेंसेशन इसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही रहने दीजिए और यहाँ पे सेव कर दीजिए। इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस कोई लिया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस, तो यहाँ पे एंटर कर दीजिए कि मैं इंश्योरेंस, ये सारे एम्प्लॉइज़ के रिलेटेड खर्चे हैं, तो एम्प्लॉई तो इतने सारे होंगे ही नहीं आपको छोटे बिजनेस में, ये सब आपको इग्नोर करना है। वर्कमैन कंपेंसेशन, वेलफेयर एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, कॉन्फ्रेंस, ये सब आपको अभी इग्नोर करना है। कमीशन अगर आपने किसी को पे किया है तो यहाँ पे अदर्स में डाल सकते हैं, आउटसाइड इंडिया पे किया है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, इसको कुछ नहीं करना है। कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखो एरर आई, कुछ भी आपको दोस्तों कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सब आप अगर आप कुछ पॉइंट भूल जाते हो या कुछ गलत पॉइंट गलत डाल देंगे तो इनकम टैक्स की साइड आपको खुद ही बता देगी कि यहाँ पे आपने कुछ गलती की है। वेदर एनी कंपेंसेशन इंक्लूडिंग, तो यहाँ पे आप सिंपली नो कर दीजिए और सेव कर दीजिए और यहाँ पे कंटिन्यू कर दीजिए। तो ये आपका डेबिट का रॉयल्टी नहीं है। प्रोफेशनल चार्ज, ऑब्वियसली आप जैसे अगर लोग इनकम टैक्स रिटर्न या अकाउंटिंग कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आप प्रोफेशनल चार्ज तो लोगे ही। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में यहाँ पे मैंने 12,000 अभी लिया हुआ है तो मैं यहाँ पे 12,000 और सेव कर दूँगा। होटल बोर्डिंग, लोडिंग चार्जेस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवल एक्सपेंस, कन्वेंस, ये सब नॉर्मल जो भी आपको डालना है तो यहाँ पे आप डाल दो। टेलीफोन एक्सपेंस में मेरे क्लाइंट का टेलीफोन एक्सपेंस का खर्चा हुआ है तो मैं यहाँ पे वो डाल दूँगा, ठीक है। और क्लब एक्सपेंस, गेस्ट हाउस एक्सपेंस, फेस्टिवल सेलिब्रेशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट, डोनेशन, सब आपको इंडिविजुअली दिया हुआ है तो आपने इस हिसाब से डाल दिया। अभी मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। रेट्स एंड टैक्सेस के अंदर अगर आपका कोई है यहाँ पे एप्लीकेबल, जनरली नहीं होगा क्योंकि छोटा बिजनेस के लिए हम बात कर रहे हैं तो उसको इग्नोर कीजिए। इंटरेस्ट का अगर किसी को इंटरेस्ट दिया हुआ है तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो नहीं दिया है तो इग्नोर कर दिए। नेट प्रॉफिट आ गया आपका 4,22,277, उसको ऐड कर दिए। मेरा एक और कॉलम बाकी है डेबिट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस में, मेरा थोड़ा रह गया है बाकी। अदर एक्सपेंसेस में और यहाँ पे फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज के बाद यहाँ पे अदर एक्सपेंसेस में दोस्तों आपको कुछ एक्सपेंसेस अदर एक्सपेंसेस में डालने पड़ेंगे जिसका पर्टिकुलरली कोई कॉलम दिया नहीं है इनकम टैक्स में। तो मेरे केस में यहाँ पे 289 रुपीज़ जो बैंक चार्जेस था मेरे क्लाइंट का वो मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। अकाउंटिंग फीस भी आप यहाँ पे कॉलम ऐड करके डाल सकते हो।
मिसलेनियस एक्सपेंस हो तो यहाँ पे तीसरा कॉलम भी ऐड कर सकते हो, जितने चाहे आप यहाँ पे टैब ऐड कर सकते हो। भी मेरे क्लाइंट में एक ही एप्लीकेबल है तो मैं ये 2 निकाल दूंगा, तो मेरा प्रॉफिट आ गया 421,938। कंफर्म करूंगा, अभी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ पे फिल हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे बैलेंस शीट फाइल करूंगा, बैलेंस शीट फिल करूंगा, सॉरी, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अभी यहाँ पे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट में आपको ध्यान देना है कि आपका क्लाइंट का प्रीवियस कैपिटल क्लोजिंग बैलेंस जो हो उसमें प्रॉफिट इस साल का ऐड करिए। उसके अंदर से आपको ड्राइंग्स माइनस करनी है, जो भी क्लाइंट्स ने घर खर्च के लिए, अपने घर चलाने के लिए जो भी खर्चे किए हैं वो आपको इसमें से माइनस कर देने हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फिल किया हुआ है ऑलरेडी, क्लाइंट का कैपिटल 3,52,623 रुपये, तो मैं यहाँ पे 3,52,623 रुपये डाल दूँगा। और कोई मेरी लोन्स या लाइबिलिटीज़ जैसे कि रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, ये सारी बातें दोस्तों ऑडिट वाले केस में ही ज़्यादातर एप्लीकेबल होती है। मैं इस वीडियो में वो कवर नहीं कर रहा हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ और मेरा खुद का भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लोन अगर किसी ने ली हुई है तो यहाँ पे सिक्योर लोन हो तो वहाँ पे वो डाल दीजिए। सिक्योर लोन में आपकी होम लोन आ सकती है, जहाँ पे होम लोन मॉर्गेज की होती है, तो एक तरह से वो सिक्योर्ड लोन ही हुई। तो आपके होम लोन का जो भी अमाउंट है लोन का, वो यहाँ पे आप सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक्स में डाल सकते हैं। और अदर से लिए तो यहाँ पे अदर्स में डाल दीजिए। अनसिक्योर लोन है तो बैंक से भी अनसिक्योर लोन काफ़ी लोगों ने ली होती है, पर्सनल लोन, तो उसका स्टेटमेंट मंगवा के 31/3/2021 में जो भी उसका क्लोजिंग बैलेंस है वो यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें स्मॉल केसेस में भी एप्लीकेबल हो सकती है, ऐसा नहीं है कि ऑडिट वाले केस में ही एप्लीकेबल हो। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये फिल करनी है। तो यहाँ पे ऐड फंड, ये सब ऐड हो गया। सोर्स ऑफ फंड कंप्लीट हो गया हमारा। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में आते हैं। अभी एप्लीकेशन में यहाँ पे मेरे क्लाइंट्स की एसेट है 96,000 की, तो मैं 96,000 यहाँ पे ऐड कर दूँगा। फिर 87,500 के मेरे क्लाइंट्स के डेटर है। डेप्रिसिएशन मेरे क्लाइंट का अभी एप्लीकेबल है नहीं, तो मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पर्सनल एसेट है। पर्सनल एसेट्स पे आप डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप क्लेम कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके उसको डिसअलाउ करना पड़ेगा कि वो डेप्रिसिएशन आपको अलाउेबल नहीं है, पर्सनल एसेट पे डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो नेट ब्लॉक यहाँ पे आ गया। कैपिटल वर्किंग प्रोग्रेस अगर आपकी है तो वो डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो इग्नोर कीजिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका क्लाइंट का देखो इन्वेस्टमेंट हो सकता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, तो उसका वैल्यू यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे क्लाइंट के पास से जो भी स्टेटमेंट आता है उसके ट्रेडिंग अकाउंट से वो डाउनलोड करवा के उसके PDF मंगवा के आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं डिटेल्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हैं अगर उसने कोई सिक्योरिटी परचेज की हुई है लास्ट 3 मंथ्स में, या अगर 31/3 को उसके पास कोई सिक्योरिटी पड़ी है तो उसका जो भी बैलेंस है वो यहाँ पे अब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर्स में डाल सकते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। मैं क्लाइंट के केस में अभी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। करंट एसेट के अंदर सबसे पहले आपको, अगर आपका ट्रेडिंग अकाउंट है तो उसमें जो भी क्लोजिंग स्टॉक रखा है फिनिश गुड्स का, आपको यहाँ पे एंटर करना है। मेरे केस में नहीं है तो मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर जैसे मैंने बताया मेरे क्लाइंट के 87,500 है तो मैं यहाँ पे 87,500 ले लूँगा। कैश बैलेंस मेरे क्लाइंट के केस में 1,61,612 और बैंक बैलेंस है 7,511। ठीक है, तो ये सब एंटर कर दिया मैंने। अदर करंट एसेट्स में आप कुछ भी अगर हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। अदर करंट एसेट्स में आपका TDS रिसीवेबल का अमाउंट हो गया सबसे बेस्ट। TDS रिसीवेबल का अमाउंट आपको यहाँ पे एंटर करना है। TDS रिसीवेबल का अमाउंट आपको आपके क्लाइंट के 26 AS मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 26 AS में मेरे पास यहाँ पे TDS का अमाउंट है 843 + 2288। तो यहाँ पे मेरे क्लाइंट के केस में रिफंड का अमाउंट, जो भी टैक्स रिफंड का अमाउंट है वो यहाँ पे है 3131। तो मैं यहाँ पे अदर एसेट्स में डाल सकता हूँ अगर डालना चाहूँ तो, लेकिन मैं अभी यहाँ पे नहीं डाल रहा हूँ, इसको इग्नोर कर रहा हूँ। उसको डेटर्स के अंदर ही मैंने इंक्लूड कर दिया क्योंकि वही उसके पास ही मुझे लेना है पैसा। तो यहाँ पे सारी डिटेल ऐड कर दिए। क्रेडिटर्स में मेरे पास कुछ है नहीं। आपके क्लाइंट के केस में क्रेडिटर्स यानी कि परचेस का पेमेंट करना बाकी है, तो 31/3 का जो बैलेंस है वो यहाँ पे क्रेडिटर्स में डाल दीजिए। अगर कोई लायबिलिटी है लीज एसेट्स की तो यहाँ पे डाल दीजिए। और प्रोविज़न फॉर टैक्स करना है आपको, तो अगर किया है आपने तो यहाँ पे डाल दीजिए। ये सब ऑडिट वाले केस में ही आता है ज़्यादा, तो उसको इग्नोर कीजिए। पेपर टैक्स वाला आपको एप्लीकेबल नहीं है, वो कंपनियों को एप्लीकेबल होता है, कंपनी को एप्लीकेबल होता है। और
जिसका भी कंपनी का इसलिए एप्लीकेबल होता है क्योंकि कंपनी के केस में डेप्रिसिएशन का जो कैलकुलेशन होता है वो इनकम टैक्स के हिसाब से भी अलग होता है, कंपनी लॉ के हिसाब से अलग होता है। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में फिल करना होता है। आपके केस में अभी नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे इग्नोर कीजिए, ऐड कर दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ फंड भी हमारा कंप्लीट हो गया, कंफर्म। उप्स, अगर यहाँ पे देखो मैंने वहाँ पे नो किया हुआ है तो उसको यस करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा इनकम टैक्स की साइट मुझे डायरेक्टली जनरल इन्फॉर्मेशन की ओर नेविगेट करेगी और उसमें आपको ऑडिट इन्फॉर्मेशन वाले सेक्शन में जाकर यहाँ पे आपको यस कर देना है। ये सब आपको नो ही रखना है, ये सब नो ही रखना है, जैसे कि हमने पहले किया है। इसको कंफर्म कर दीजिए। ये सब फिर देखो काफ़ी बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स की जो साइट है कुछ डेटा हमारा है ना सेव नहीं करती, ये प्रॉब्लम है थोड़ा है, तो उसको आपको ध्यान रखना है करते समय, सेव करते समय। कंफर्म हो चुका है। अभी थोड़ा लोड होने के बाद देखो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में मेरा कुछ भी नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल में देखो सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक और वर्किंग प्रोग्रेस आपको डालना है। परचेस नेट ऑफ टैक्सेस डालना है यहाँ पे। रॉ मटेरियल का डायरेक्ट एक्सपेंस जैसे मैंने बताया। फैक्ट्री ओवरहेड आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी डिटेल खुल जाएगी। मैं यहाँ पे अभी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे केस में अभी एप्लीकेबल नहीं है तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा कंफर्म हो चुका है तो यहाँ पे कंफर्म कर दूँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा कंफर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल्फ स्पेसिफाइड सिक्योरिटी के लिए मुझे लगा 12 डबल है तो मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा। अदर सोर्स की इनकम अगर आपके पास है तो अदर सोर्स की इनकम यहाँ पे आपको फील करनी है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं इंटरेस्ट 83,480 जिस पे मेरे क्लाइंट का TDS कटा हुआ है, तो वो इनकम ऑटोमेटिकली यहाँ पे 26 AS के थ्रू आ चुकी है। ये भी कंफर्म हो गया। ये भी CYAA सेट ऑफ करंट लॉसेस
ये सब नहीं होता आपके केस में, नॉर्मल बिजनेस में नहीं होता दोस्तों, ये सब बड़े बड़े रिटर्न्स में होता है। तो इसको भी मैं अभी सिंपली इग्नोर कर रहा हूँ और कंफर्म कर रहा हूँ। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सीखना है, समझना है, तो इतना तो करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सब आ गया है, थोड़ा लोडिंग हो रहा है। कंप्यूट सेटअप, कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर दोगे तो कुछ होगा नहीं, वो अपने हिसाब से कर देगा। CFL कैरी फॉरवर्ड फ्यूचर कुछ नहीं करना है, कंप्यूट सेटअप पे क्लिक कर दीजिए। सब नॉर्मली P&L बैलेंस शीट और अदर इन्फॉर्मेशन के बाद आपको कुछ फिल करने की ज़रूरत नहीं होती नॉर्मल बिजनेस के केस में। ये UD वाला सेक्शन भी आपको एप्लीकेबल नहीं है, इसको भी जाने दीजिए। उसके बाद ATD, जैसे कि मैंने बताया, अगर मेडिक्लेम लिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एंटर करना है दोस्तों। हेल्थ इंश्योरेंस सेल्फ के लिए और पेरेंट्स के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे आपको अमाउंट सिर्फ फिल कर देनी है, बाकी कुछ नहीं करना है। वो इनकम टैक्स साइट अपने आप ही सब कुछ कैलकुलेट कर देगी। मेरे केस में नहीं है, यहाँ पे मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी और कन्फर्म कर रहा हूँ। थोड़ा लोड हो रहा है, काफ़ी बार साइट कुछ ज़्यादा ही लोड होने लगती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ATIA, IB, IC ये सब आपको एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों, इसको आप कंफर्म कर दिए सिंपली। IB, IC, IE ये सब आपको अभी एप्लीकेबल नहीं है। नॉर्मल बिजनेस रिटर्न के लिए ये सब आपको इग्नोर ही करना है और कंफर्म कर देना है। डिडक्शन आप अगर आप ओल्ड स्कीम में है तो ही आपको यहाँ पे ATC, अगर है LIC तो यहाँ पे देखिए आप एडिट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे पार्ट B, पार्ट C और पार्ट D सब में आप अपने अपने हिसाब से जो भी पेमेंट किया है उसकी डिटेल यहाँ पे LIC, PPF, ESIC नहीं, कोई म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट करें तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अदरवाइज आपको कंफर्म कर देना है सिंपली। उसके बाद कोई स्पेशल रेट की इनकम है तो वो यहाँ पे आपको, जैसे कि लॉटरी इनकम, गैम्बलिंग, ये सब आपको 30% के रेट पर टैक्सेबल होती है। तो जैसे कि वो आपको यहीं पे, और 115 AD का जो भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है जिसके ऊपर STT पे किया हुआ है, वो सारी स्पेशल इनकम है और स्पेशल इनकम स्पेशल रेट से टैक्सेबल होती है। तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको एडिट करनी है अगर आपके केस में है। तो मैं अभी यहाँ पे इग्नोर कर रहा हूँ, ये कुछ भी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके क्लाइंट के केस में अगर एप्लीकेबल है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप इग्नोर कीजिए। अगर एप्लीकेबल है तो ही आपको यहाँ पे वे सब देखा जाए तो ये सारा ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएगा जहाँ पे आपने इनकम डाली होगी। तो यहाँ पे आपको सिर्फ उसका कैलकुलेशन दिखाएगा, यहाँ पे कुछ आपको एडिट करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। इग्नोर करिए अभी यहाँ पे। ओके, अभी ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स का कैलकुलेशन यहाँ पे अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ एडिट करना हो तो यहाँ पे आप कर सकते हो। अगर आपकी इनकम उसके जो आपने कैलकुलेट किया है उसके ऊपर चली गई है तो ठीक है, तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो पीछे जाके। अदरवाइज इसको सेव कर दीजिए, क्योंकि उतना इनकम जो आपको टैक्स भरना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी आप कंफर्म